राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 74वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने शुरुआत में देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई के साथ साथ दी। राष्ट्रपति ने कहा कि हर नागरिक को गौरव गाथा पर गर्व है। हम सब एक ही हैं, हम सभी भारतीय हैं। इतने सारे पंथों और इतनी सारी भाषाओं ने हमें विभाजित नहीं किया है, बल्कि हमें जोड़ा है। इसलिए हम एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में सफल हुए हैं। यही भारत का सार तत्व है। उन्होंने कहा कि भारत एक गरीब और निरक्षर राष्ट्र की स्थिति से आगे बढ़ते हुए विश्व मंच पर एक आत्मविश्वास से भरे राष्ट्र का स्थान प्राप्त कर चुका है। राष्ट्रपति ने कहा कि कोरोना की वजह से अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान हुआ है। कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं है, हम पूरी तरह से तैयार हैं। पिछले साल भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। ये उपलब्धि आर्थिक अनिश्चितता से भरी वैश्विक पृष्ठभूमि में प्राप्त की गई है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति शिक्षार्थियों को 21वीं सदी की चुनौतियों के लिए तैयार करते हुए हमारी सभ्यता पर आधारित ज्ञान को समकालीन जीवन के लिए प्रासंगिक बनाती है। हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों पर गर्व का अनुभव कर सकते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि महिला सशक्तिकरण तथा महिला और पुरुष के बीच समानता अब केवल नारे नहीं रह गए हैं। मेरे मन में कोई संदेह नहीं है कि महिलाएं ही आने वाले कल के भारत को स्वरूप देने के लिए अधिकतम योगदान देंगी। शिक्षा के दो प्रमुख उद्देश्य कहे जा सकते हैं। पहले आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण और दूसरा सत्य की खोज। राष्ट्रीय शिक्षा नीति इन दोनों लक्ष्यों को प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करती है। यह नीति शिक्षार्थियों को 21वीं सदी की चुनौतियों के लिए तैयार करते हुए हमारी सभ्यता पर आधारित ज्ञान को समकालीन जीवन के लिए प्रासंगिक बनाती है। इस नीति में शिक्षा प्रक्रिया को विस्तार और गहराई प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया गया है। हमें कोविड-19 के शुरुआती दौर में ये देखने को मिला कि प्रौद्योगिकी में जीवन को बदलने की संभावनाएं होती है। डिजिटल इंडिया मिशन के तहत गांव और शहर की दूरी को समाप्त करके सूचना और संचार प्रौद्योगिकी को समावेशी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। दूर दराज के स्थानों में अधिक से अधिक लोग इंटरनेट का लाभ उठा रहे हैं। बुनियादी ढांचे में हुए विस्तार की सहायता से सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे विभिन्न प्रकार की सेवाएं लोगों को प्राप्त हो रहा है। हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों पर गर्व का अनुभव कर सकते हैं। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत गिने चुने अग्रणी देशों में से एक रहा है। इस क्षेत्र में काफी समय से लंबित सुधार किए जा रहा है और अब निजी उद्यमों को इस विकास यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने के लिए गगनयान कार्यक्रम प्रगति पर है। ये भारत की पहली मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान होगी। हम सितारों तक पहुंचकर भी अपने पांव जमीन पर रखते हैं। भारत का मंगल मिशन असाधारण महिलाओं की एक टीम द्वारा संचालित किया गया था और अन्य क्षेत्रों में भी बहनों और बेटियां आप पीछे नहीं है। महिला सशक्तिकरण तथा महिला और पुरुष के बीच समानता अब केवल नारे नहीं रह गए हैं। हमने हाल के वर्षों में इन आदर्शों तक पहुंचने की दिशा में काफी प्रगति की है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में लोगों की भागीदारी के बल पर हर कार्य क्षेत्र में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ रहा है। राज्यों की अपनी यात्राओं, शिक्षण संस्थानों के कार्यक्रमों और प्रोफेशनल्स के विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों से मिलने के दौरान मैं युवतियों के आत्मविश्वास से बहुत प्रभावित होती हूँ। मेरे मन में कोई संदेह नहीं है कि महिलाओं की आने वाले काल के भारत को स्वरूप देने के लिए अधिकतम योगदान देंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में शामिल होने वाले एनसीसी कैडेट्स, एनएसएस वॉलंटियर्स और कलाकारों के साथ खास बातचीत की। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि युवाओं से संवाद करके ऊर्जा मिलती है, युवाओं के उत्साह से प्रेरणा मिलती है। देश की युवा पीढ़ी जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार है। पीएम ने कहा कि वाइब्रेंट बॉर्डर एरिया प्रोग्राम पर काम कर रहे हैं और सुविधा विकसित की जा रही है। पीएम ने कहा कि एनसीसी और एनएसएस ऐसे संगठन हैं जो युवा पीढ़ी को राष्ट्रीय लक्ष्यों से, राष्ट्रीय सरोकारों से जोड़ते हैं। कोरोना काल में जिस प्रकार एनसीसी और एनएसएस के वॉलंटियर्स ने देश के सामर्थ्य को बढ़ाया, उसका पूरा देश ने अनुभव किया। बीते कुछ हफ्तों में मुझे युवाओं से मिलने का मौका मिला। पीएम मोदी ने आगे कहा कि आज देश में युवाओं के जितने नए अवसर हैं वो अभूतपूर्व हैं। आज देश स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियान चला रहा है। क्योंकि युवाओं में ऊर्जा होती है, ताजगी होती है, जोश होता है, जुनून होता है, नयापन होता है। आपके माध्यम से सारी सकारात्मकता मुझे निरंतर प्रेरित करती रहती है, दिन रात मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित करती है। दूसरा, आप सभी आजादी के इस अमृत काल में देश की आकांक्षा, देश के सपनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। विकसित भारत के सबसे बड़े लाभार्थी भी आप होने वाले हैं और इसके निर्माण की सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी आपके कंधों पर है। हम वाइब्रेंट बॉर्डर एरिया प्रोग्राम पर भी काम कर रहे हैं। इसके तहत बॉर्डर के गांवों का विकास किया जा रहा है, वहां हर प्रकार की सुविधाएं विकसित की जा रही है। प्रयास यही है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में युवाओं का सामर्थ्य बढ़े, परिवार अपने गांव की तरफ रहना पसंद करें, वहीं शिक्षा और रोजगार के बेहतर अवसर बने। साथियों, सरकार के इन प्रयासों के बीच आपको अपने जीवन में एक बात जरूर काम आएगी। आप जब जीवन के कुछ बेहतर करते हैं, कोई सफलता हासिल करते हैं, तो उसके पीछे आपके साथ साथ आपके माता पिता, आपके परिवार की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। देश में चल रहे फिट इंडिया मूवमेंट के बारे में भी आपने जरूर सुना होगा। युवाओं के लिए तो बहुत आकर्षित करने वाला अभियान है। आप खुद तो इससे जुड़े ही, साथ ही अपने घर वालों को भी जरूर जोड़ें। आपके घर में रोज सुबह थोड़ी देर सब लोग मिलकर योग करें। आप ये संस्कृति घर में शुरू कर सकते हैं। आप नए विचारों का, नए मानदंडों के निर्माता है। आप नए भारत के लिए नए रास्ते बनाने वाले लोग हैं। मुझे विश्वास है आप हमेशा की तरह देश की अपेक्षाओं और देश की आकांक्षाओं पर खरा उतरेंगे। जेएनयू के बाद अब जामिया मिलिया इस्लामिया में भी पीएम मोदी पर बनी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर बवाल हो गया। यूनिवर्सिटी गेट पर प्रदर्शन कर रहे कई छात्रों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। जामिया के बाहर कथित तौर पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर हंगामा करने के आरोप में 4 छात्रों को हिरासत में लिया गया। यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग पर प्रतिबंध लगाने के बाद छात्र विरोध कर रहे थे, जिन्हें दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर नजमा अख्तर ने कहा कि जरूरी हुआ तो यूनिवर्सिटी कैंपस की शांति भंग करने वाले छात्रों पर एक्शन भी लिया जाएगा। जामिया के गेट नंबर 7 पर जहां एसएफआई और फ्रेटर्निटी मूवमेंट के कार्यकर्ताओं ने विरोध शुरू किया था, वहां सीआरपीएफ के और जवानों को तैनात कर दिया गया है। जामिया में बवाल के बाद बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग भी टल गई है। लखीमपुर खीरी कांड के आरोपी आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने कहा कि फिलहाल आशीष को 8 हफ्ते के लिए रिहा किया जा रहा है, लेकिन शर्तों के उल्लंघन पर जमानत
रद्द हो सकती है। आशीष को रिहाई के एक हफ्ते के भीतर उत्तर प्रदेश छोड़ना होगा। वो फिलहाल दिल्ली में भी नहीं रह सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि वो मामले पर 14 मार्च को फिर सुनवाई करेगा। उस दिन आज दिए गए आदेश की समीक्षा की जाएगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के आरोपी 4 किसानों को भी अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। 3 अक्टूबर 2021 को यूपी के लखीमपुर खीरी में आंदोलनकारी किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाए जाने की घटना हुई थी। इस घटना में और उसके बाद उग्र किसानों की ओर से की गई आरोपियों की पिटाई में कुल 8 लोगों की जान गई थी। मामले का मुख्य आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी का बेटा आशीष मिश्रा उर्फ मोनू है। और आप लोग से मैं यही कहना चाहूँगा कि इस बरसात के मौसम में आप परेशान ना हो। और अभी तक मतलब जिस समय मैं बात कर रहा हूँ, अभी तक आशीष मिश्र की रिलीज आर्डर्स इस कारागार को प्राप्त नहीं है। और अगर अभी तक नहीं प्राप्त है तो आज रिहाई नहीं होगी। जनरल कभी भी आ सकती है। 28 तारीख को संभवतः हो। नहीं, वो चूंकि उस पर हमारा बस नहीं है। वो जो भी अपने ट्रायल कोर्ट, जो भी सेशन कोर्ट, जहां से भी आना होगा, वो जब भिजवा देंगे हम इसको रिसीव करेंगे। यहां रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद नेशनल न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। कुशवाहा ने ट्वीट करके नीतीश कुमार पर हमला बोला और कहा कि वो नीतीश कुमार के कहने भर से जेडीयू छोड़ के नहीं जाएंगे। कुशवाहा ने कहा कि बाप दादा की संपत्ति में हिस्सेदारी ऐसे ही बड़े भाई के कहने पर थोड़ी ही ना छोड़ के चला जाऊंगा। सवाल है कि अब कुशवाहा चाहते क्या हैं? एक रिपोर्ट। जेडीयू के अंदर घमासान मचा है। बुधवार को यह लड़ाई चरम पर तब पहुंच गई जब जेडीयू के बड़े नेता उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया। एक ट्वीट के जरिए कुशवाहा ने नीतीश कुमार से अपने हिस्से की मांग कर डाली। कुशवाहा ने अपने ट्वीट में लिखा, बड़ा अच्छा कहा भाई साहब आपने। ऐसे बड़े भाई के कहने से छोटा भाई घर छोड़कर जाने लगे, तब तो हर बड़का भाई अपने छोटका को घर से भगाकर बाप दादा की पूरी संपत्ति अकेले हड़प ले। ऐसे कैसे चले जाएं अपना हिस्सा छोड़कर। उपेंद्र कुशवाहा का यह ट्वीट नीतीश कुमार के उस बयान के बाद सामने आया जिसमें नीतीश ने कुशवाहा को यह कहा था कि उन्हें जहां जाना हो चले जाएं। सीएम नीतीश का वो बयान सुन लीजिए। एक है कोई संपर्क में, जरा नाम दीजिए ना। जो खुद संपर्क में जाना चाहता है वही सब बोलते रहता है, क्या कीजिएगा। अरे किस किस को कितना बढ़ाए, कौन कहां चला गया, जाने दीजिए। जिसको जब जाना हो, जितना जल्दी जाना हो, जितना बोलना है बोलते रहिए। आज जिस दिन मन करे उस दिन चले जाइए। दरअसल बीजेपी नेताओं के साथ कुशवाहा की फोटो वायरल होने के बाद जेडीयू के अंदर घमासान शुरू हो गया। जहां कुशवाहा पर बीजेपी के नजदीक जाने का आरोप लगा तो कुशवाहा ने भी जेडीयू के बाकी नेताओं को बीजेपी के संपर्क में होने की बात कह डाली। नीतीश कुमार के बयान के बाद यह साफ हो गया है कि जेडीयू में कुशवाहा के दिन पूरे हो चुके हैं। लेकिन कुशवाहा ने भी ट्वीट करके अपनी मंशा जाहिर कर दी कि वो यूं ही पार्टी से नहीं जाएंगे, बल्कि साथ साथ अपनी हिस्सेदारी लेकर जाएंगे। अब जेडीयू में कुशवाहा का क्या हिस्सा है, ये तो वही जानते होंगे। कहीं उनका इशारा लवकुश समीकरण के कुछ वोटरों की तरफ तो नहीं। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। इधर कुशवाहा के मुद्दे पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने भी साफ कर दिया है कि जेडीयू किसी को साइड नहीं करता और महागठबंधन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ठीक चल रहा है, एकदम पुख्ता है महागठबंधन। कहीं कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आप लोगों का मनगढ़ंत कहानी। सीपी सिंह के पास उपेंद्र कुशवाहा को साइड करने की तैयारी है सर। छोड़िए नहीं, सब आप अपना कहानी बनाते रहिए। कोई किसी को साइड नहीं करता है। जिनको कहीं जाने का, आरसीपी सिंह को कौन साइड किया था? आरसीपी सिंह तो भाजपा से मिल गए थे, तो बीजेपी से मिल गए थे, पार्टी में थे जेडीयू में, तो खुदे छोड़ के चले गए। साइड कौन किया? कौन एनडीए बनेगा? हम लोग महागठबंधन में है। अब बाकी जो एनडीए में है उनसे पूछिए कि एनडीए का गठबंधन कैसा है। पटना हाईकोर्ट ने बिहार के करीब 2500 मदरसों की जांच का आदेश दे दिया है। इसके साथ ही जांच पूरी होने तक 609 मदरसों को अनुदान न देने का आदेश भी दिया गया है।
और बीजेपी ने हाईकोर्ट के इस आदेश पर खुशी का इजहार किया। बिहार के मदरसों पर विवाद कोई नया नहीं है। हाल के दिनों में मदरसों पर खूब बहस चली है और अब तो पटना हाईकोर्ट ने भी बिहार के करीब 2500 मदरसों की जांच करने का आदेश दे दिया है। कोर्ट का आदेश है कि 29 नवंबर 1980 के बाद राज्य सरकार से अनुदानित 2459 मदरसों की जांच 1 महीने के अंदर पूरी की जाए। कोर्ट ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को सभी डीएम के साथ बैठक करने का निर्देश दिया है और जांच पूरी होने तक 609 मदरसों को अनुदान पर रोक लगा दिया है। जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं उन्हें निर्देश दिया है कि सभी जो जिले हैं उनके जिलाधिकारियों के साथ बैठक करें और बैठक करके ये सुनिश्चित करें कि ये 2459 जो मदरसे हैं वो उसकी जांच की जाए। क्योंकि ये शिकायत मिली है कि ये तमाम मदरसे जो हैं वो फर्जी तरीके से चलाए जा रहे हैं, अनुबंधित करा लिए गए हैं और उसके साथ ही साथ जो घालमेल जो है वो किया जा रहा है। सीतामढ़ी के अलाउद्दीन बिस्मिल की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और पार्थ सारथी की पीठ ने यह आदेश जारी किया है, जिस पर बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने खुशी जाहिर की है। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया है कि बिहार आतंकियों की शरण स्थली बन गया है और सत्ता में बैठे लोग वोट के लिए इसे बढ़ावा दे रहे हैं। मदरसे के माध्यम से अनुदान की राशि दी जाती है और आतंकवादियों को पनाह मिलता है। मदरसे में अनुदान की राशि से आतंकवादियों को पनाह मिलता है। बिहार में नीतीश कुमार के सत्ता में आने के बाद मदरसों को तमाम तरह की मदद की गई है, लेकिन बीजेपी के नेता अक्सर मदरसों पर सवाल उठाते रहे हैं। अब सवाल ये है कि मदरसों में गलत गतिविधियां संचालित होती हैं, इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, ये हाईकोर्ट के आदेश के बाद होने वाली जांच में सामने आ जाएगा। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार और धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। बॉलीवुड फिल्म पठान आज रिलीज हो गई है और एमपी में फिल्म का जबरदस्त विरोध हो रहा है। हालांकि नरोत्तम मिश्रा ने फिल्म का विरोध न करने की अपील की है, वहीं कांग्रेस ने सिनेमाघरों में सुरक्षा देने की मांग की है। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म पठान सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है, लेकिन इसका विरोध भी चल रहा है। भोपाल में फिल्म के विरोध में लोग सिनेमा घरों तक पहुंचे। सभी जगहों पर हिंदू संगठनों ने जमकर नारेबाजी की। न्यू मार्केट के थिएटर में प्रदर्शनकारियों ने फिल्म के पोस्टर फाड़कर हटा दिया। इंदौर में हिंदू संगठनों ने आईनॉक्स में पठान फिल्म को लेकर जमकर विरोध किया। इसके बाद फिल्म का एक शो भी कैंसिल करना पड़ा। इंदौर में ही लोगों ने चंदन नगर थाने का घेराव किया और फिल्म विरोध को लेकर नारेबाजी की। एहतियातन यहां दूसरे थाने से फोर्स बुलाई गई। इधर जबलपुर में भी पठान का विरोध हो रहा है। हिंदू सेवा परिषद के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया, फिल्म के पोस्टर जलाए। समदड़िया मॉल के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसकी वजह से एक शो रद्द करना पड़ा। उधर ग्वालियर में बजरंग दल और हिंदू संगठनों ने फिल्म के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। डीडी मॉल के बाहर बजरंग दल ने चक्का जाम किया। मल्टीप्लेक्स और थिएटर में फिल्म को न चलने देने की चेतावनी दी। शहर के 3 मल्टीप्लेक्स और 3 सिंगल स्क्रीन थिएटर में फिल्म लगी है। वहीं उज्जैन में भी तमाम सिनेमाघरों में फिल्म पठान रिलीज हुई। फिल्म के विरोध की आशंका के मद्देनजर पुलिस ने भी अपना मोर्चा संभाल लिया। उधर फिल्म के विरोध को गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा गलत बता रहे हैं। उनका कहना है कि आपत्तिजनक चीजों को हटा लिया गया है और अब विरोध ठीक नहीं। सेंसर बोर्ड है, उसने सुधार करा दिए हैं, विवादास्पद शब्द हट गए हैं और इसलिए अब विरोध करने का मुझे औचित्य प्रतीत नहीं होता है। वहीं कांग्रेस ने फिल्म का समर्थन किया है, साथ ही थिएटर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था लगाने की मांग की है कि आप हर मूवी हॉल के बाहर पर्याप्त पुलिस बल को लगाइए, कोई अप्रिय घटना नहीं घटे इसकी जिम्मेदारी लीजिए। जब आपकी पार्टी लाइन क्लियर है उसके बाद भी अगर कोई अप्रिय घटना घटती है तो पूरी जिम्मेदारी बीजेपी की सरकार की होगी। आज की तारीख के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां जहां है वहां कहीं पर भी सरकार की तरफ से ऐसा कोई विरोध नहीं है, सरकार की तरफ से कोई आपत्ति नहीं है, तो फिर कौन लोग हैं ये जो विवाद खड़ा करने आते हैं और इनके ऊपर बीजेपी की सरकार सख्त क्यों नहीं हो रही है। फिल्म रिलीज होने से पहले ही अपने गाने और कपड़ों के रंग को लेकर विवादों में आ चुकी थी।
हालांकि अब जबकि आपत्तिजनक दृश्यों को हटा लिया गया है तो फिल्म का विरोध ठीक नहीं। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने अपनी किताब में भारत की दिवंगत पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को लेकर कई विवादित टिप्पणियां की हैं। माइक पोम्पियो ने अपनी किताब में लिखा है कि उन्होंने अपनी समकक्ष सुषमा स्वराज को कभी भी एक महत्वपूर्ण राजनीतिक शख्सियत के रूप में नहीं देखा, लेकिन विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ उनकी पहली मुलाकात में ही उनके साथ अच्छी दोस्ती हो गई। अपनी किताब नेवर गिव एन इंच फाइटिंग फॉर द अमेरिका आई लव में पोम्पियो ने सुषमा स्वराज के बारे में ऐसा अनुचित तरीके से वर्णन करते हुए कई अपमानजनक शब्दों का भी प्रयोग किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सुषमा स्वराज को लेकर पोम्पियो की इस टिप्पणी पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। जयशंकर ने कहा कि पोम्पियो की किताब में सुषमा स्वराज के लिए इस्तेमाल किए गए अपमानजनक शब्दों की कड़ी निंदा करता हूं। हालांकि पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री ने अपनी किताब में विदेश मंत्री एस जयशंकर की जमकर तारीफ की है। गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि के रूप में भारत आए मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अस्सीसी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बुधवार को अहम मुलाकात हुई। इस दौरान भारत और मिस्र के बीच साइबर सुरक्षा समेत कई अहम मसलों पर समझौते हुए। बातचीत के बाद दोनों देशों ने एक संयुक्त बयान भी जारी किया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और मिस्र सबसे पुरानी सभ्यताएं हैं। सबसे पहले तो मैं राष्ट्रपति सीसी और उनके डेलीगेशन का भारत में हार्दिक स्वागत करना चाहूंगा। राष्ट्रपति सीसी कल हमारे गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं। ये पूरे भारत के लिए सम्मान और हर्ष का विषय है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि इजिप्ट की एक सैन्य टुकड़ी भी हमारे गणतंत्र दिवस में भाग लेकर के परेड की शोभा बढ़ा रही है। फ्रेंड्स, भारत और मिस्र विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से है। हमारे बीच कई हजारों वर्ष का अनवरत नाता रहा है। फ्रेंड्स, अरब सागर के एक छोर पर भारत है तो दूसरी ओर इजिप्ट है। दोनों देशों के बीच सामरिक समन्वय पूरे क्षेत्र में शांति और समृद्धि के लिए मददगार होगा। इसलिए आज की बैठक में राष्ट्रपति सीसी और मैंने हमारी द्विपक्षीय भागीदारी को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया है। हमने तय किया है कि भारत इजिप्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत हम राजनीतिक, सुरक्षा, आर्थिक एवं वैज्ञानिक क्षेत्रों में और अधिक व्यापक सहयोग का लॉन्ग टर्म ढांचा विकसित करेंगे। भारत और इजिप्ट दुनिया भर में हो रहे आतंकवाद के प्रसार से चिंतित है। हम एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे गंभीर सुरक्षा खतरा है। दोनों देश इस बात पर भी सहमत हैं कि क्रॉस बॉर्डर। तो नेशनल न्यूज में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।